वंदे मातरम देशवासियों। दिल्ली की बरसात हो या आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए स्कैम हो, दोनों थमने और रुकने का नाम ही नहीं लेते। चलिए, एक बार को दिल्ली की बरसात तो फिर कुछ दिन होके रुक जाएगी, मगर ये जो स्कैम्स की झड़ी लगा रखी है ना आम आदमी पार्टी ने, इसका क्या कीजिएगा। कभी शराब घोटाला, इससे अभी निपटे नहीं कि चलिए जासूसी कांड, अभी उससे भरपाई हुई नहीं तो जल घोटाला, डीटीसी घोटाला, स्कूल घोटाला, अरे ये क्या बोलते हैं उसको, पैनिक बटन घोटाला, और अब शीश महल घोटाला। अभी इनकी यादें धुंधली नहीं हुई थी कि एक और घोटाले का जिक्र सामने आ गया, और वो घोटाला है इस बार काहे का घोटाला साहब? जी हां, अपने ही कार्यकर्ताओं को सरकारी पदों पे नियुक्त करा के अपनी पार्टी का काम कराना और सरकारी पैसे से उनको तनख्वाह देना। सरकारी पैसा बोले तो आपका और मेरा टैक्स पेयर्स के पैसे से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तनख्वाह दिलाना। वाह वाह वाह, हर तरह का न्यूनतम स्टैंडर्ड आम आदमी पार्टी सेट करने पे आमादा है दिल्ली के अंदर। दोस्तों ये सब पता कब चला, खुलासे में कैसे आया, चर्चा का विषय कब बना? जब पता चला कि माननीय उपराज्यपाल महोदय एलजी साहब श्री वी.के. सक्सेना जी ने क्या किया साहब, ज्यादा नहीं, सिर्फ 437 ऐसे लोगों को पद मुक्त, ड्यूटी मुक्त कर दिया, जो कि स्पेशलिस्ट के रूप में आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में नियुक्त किए थे। आपको भी हैरानी हो रही होगी, नियुक्त कहां किए थे मालूम? अनेकों, तकरीबन 22 दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर नियुक्त किए गए थे। और एलजी साहब ने इसलिए इनको पद मुक्त कर दिया क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट तर्क संगत नहीं थी, कानून को ध्यान में रख के नहीं की गई थी, और इसके अलावा एलजी साहब की यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन को अवहेलना करके की गई थी। और दोस्तों, जैसे ही इनको पदमुक्त करने की खबर आनी शुरू हुई, इनमें से 116 ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ही डिलीट करने शुरू कर दिए। तो खलबली मची कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या मालूम चला, ये 116 महानुभाव वो थे जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे और काम सरकारी पदों पर बैठ के सरकार की तनख्वाह लेते हुए आम आदमी पार्टी का कर रहे थे। दोस्तों, अब आप सोच के देखिएगा, ये असली में पूरा स्कैम है क्या? आपको पता होगा हुआ क्या था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो सारी पावर्स थी, जो तीनों मेन पावर्स थी, सर्विसेज, लैंड और इसकी, ये तीनों एलजी साहब के हाथ से लेके वापस चीफ मिनिस्टर के हाथ में दे दी थी। 18-19 मई को जब केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई तो वापस ये सारी सर्विसेज एंड एवरीथिंग ये वापस एलजी साहब के उसमें परिप्रेक्ष्य में डाल दी गई है और एक इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। उस समय लोग बहुत समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर केजरीवाल जी ये सर्विसेज को लेके इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं, आखिर चंद्रशेखर जी के ऊपर इतना क्यों वहां पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट वो अपने हाथ में रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे, उसका पर्दाफाश अब हो रहा है। क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा, लाल बत्तियों पे खड़े हुए जो कुछ कार्यकर्ता होते थे जिनको आम आदमी पार्टी तनख्वाह देती थी, जो कभी एनवायरनमेंट को लेके, कभी पॉल्यूशन को लेके, कभी ऑड इवन को लेके खड़े रहते थे, वो कौन लोग थे? वो आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता थे जिनको पेरोल पे रख लिया जाता था। और पैसे कहां से दिए जाते थे? गवर्नमेंट फंड से। दोस्तों, आप सोच के देखिएगा, जो आदमी सरकारी महकमे में किसी भी पोस्ट पे बैठा है, वो अगर किसी पार्टी विशेष से पैसा ले रहा है और उसका वर्कर है इसलिए वहां पे नियुक्त किया गया है, तो क्या वो निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा? क्या ये नया न्यूनतम स्तर नहीं है राजनीति का? अच्छा, एक चीज और समझनी अपने को बहुत जरूरी है दोस्त। आम आदमी पार्टी ने इस सब चीजों को नजर में नहीं आए, इससे बचने के लिए जिन लोगों को एज अ स्पेशलिस्ट नियुक्त किया, वो ज्यादा से ज्यादा लोग वो थे जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट दी गई।
क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट जो है ना, वो जल्दी से किसी कानून के दायरे में नहीं आए, किसी उलझनों में भविष्य में ना फंसे, इसको ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया था। और एलजी साहब ने जब इसका संज्ञान लेना शुरू किया तो 23 डिपार्टमेंट से टोटल रिपोर्ट उसके सर्विसेज की मांगी गई। और जब वो रिपोर्ट सामने आनी शुरू हुई तो पता चला कि ऐसा पहली बार तो हुआ ही नहीं है भैया, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। क्योंकि पैनिक बटन के केस में भी हमने देखा था कि जो एजेंसीज ये पैनिक बटन लगा रही थी वो प्राइवेट एजेंसीज थी। पानी के मीटर जब घरों के बदले गए थे तो प्राइवेट एजेंसीज थी। जब ऑडिट कराने की बात हुई डीईआरसी की तो उस टाइम पे भी सीएजी से ऑडिट कराने की बजाय बात हुई कि हम प्राइवेट ऑडिटर से ऑडिट करा लेते हैं। शीश महल के टाइम पे भी जो कंसल्टेशन दी गई 1 करोड़ की, वो किसी प्राइवेट को दी गई। यानी कुल मिला के प्राइवेट को काम देने का काफी शौक है आम आदमी सरकार को। जाने क्यों, किकबैक वापस आता है क्या, अपने बंदों को फेवर दिया जाना मुमकिन हो पाता है क्या, ये देखना पड़ेगा। आगे आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ये तो पता चल गया कि इन लोगों को इसलिए हटाया जाना एलजी साहब द्वारा अप्रूव किया गया क्योंकि कुछ मैंडेटरी जो रेगुलेशंस होनी चाहिए, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, उनका ध्यान नहीं रखा गया इनकी अपॉइंटमेंट में। यहां तक कि हर अपॉइंटमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी कोटा निकालना मैंडेटरी होता है पहले, एज पर टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के सर्कुलर ऑडिट 15 मई 2018। लेकिन यहां पे इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिसको चाहे उसको नियुक्त किया गया। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो ये कैंसलेशन का ऑर्डर था ये एलजी साहब ने दिया, लेकिन किसके कहने से दिया? एलजी साहब ने एग्री किया उस प्रपोजल को जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट ने एलजी साहब को भेजा कि इमीडिएटली ऐसे लोगों की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी जाए जिनकी अपॉइंटमेंट गैर कानूनी, असंवैधानिक या प्रॉपर मापदंड को ध्यान में रख के नहीं की गई है। क्यों कहा है ऐसा उन्होंने? इसलिए कहा कि जब स्कैनिंग हुई, छटनी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला बहुत सारे ऐसे लोग नौकरी पे रखे गए थे जो बेसिक एजुकेशनल और एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं करते थे। कौन से क्राइटेरिया को? वो क्राइटेरिया जो इनको अपॉइंट करने से पहले एडवर्टीजमेंट में दिया गया था, उसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया जा रहा था। तो अब आप सोच के देखिएगा इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई होगी। अच्छा, उसके अलावा यह भी पाया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी ऑथेंटिसिटी की भी वैलिडिटी नहीं की, कहीं जांच पड़ताल नहीं की। और जब जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि उनमें से बहुत से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट झूठे थे, फर्जी थे, फेक थे, फच्ड थे, मैन्युपुलेटेड थे। और इन सबको नजरअंदाज करके, दरकरार करके अपने बंदों को नियुक्ति दे दी गई। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ ये चर्चा करूं कि 400 से ऊपर लोग कौन कौन और कहां कहां नियुक्त किए गए तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। क्योंकि मैं यहां सफाई कर्मचारी को नियुक्त करने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बेलदार को नियुक्त करने की बात नहीं कर रहा। इतने हाईली पेड ऑफिशियल्स के स्थान पे इनको नियुक्त किया गया, अपने खास बंदों को खास नियुक्तियां देते हुए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि तकरीबन 140 फेलो एंड एसोसिएट फेलो को दिल्ली असेंबली में नियुक्त किया गया, जैसे कि लोकसभा में किया जाता है, ठीक उसी तरीके से। कैसे? लेजिस्लेटिव असिस्टेंट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, LAMP, यहां पे करके इनको नियुक्त कर दिया गया। अच्छा, और बताऊं मैं आपको, तकरीबन 69 लोगों को नियुक्त किया गया 5 डिपार्टमेंट में। वो 5 डिपार्टमेंट कौन से थे? आर्कोलॉजी, एनवायरमेंटल, दिल्ली आर्चिव्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, यानी इस तरह के प्रमुख डिपार्टमेंट्स में 69 नियुक्तियां हुई। 13 बोर्ड्स जो कि ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, उनके अंदर भी 155 लोगों को सारे रूल्स को दरकिनार करके नियुक्त किया गया। और ये उनमें से कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं, कुछ बोर्ड्स के नाम, जैसे डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 49 लोगों को नियुक्त किया गया। DTDC यानी दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, DTTDC के अंदर 6 लोगों को
उच्च पदों पे और 7 लोगों को एज अ फेलो यहां पे एब्सॉर्ब किया गया। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड DAMB में भी एक लीगल रिसर्चर को अपॉइंट किया गया। पद का नाम सुनिए आप, कितने उच्च पद हैं और उसी हिसाब से इनकी रिन्यूमरेशन है। ठीक इसी तरीके से 187 लोगों को नियुक्त किया गया दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर DARC में, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली DDCD में एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग में। यानी ये कितने उच्च डिपार्टमेंट हैं और उनके उच्च पदों के ऊपर इनको नियुक्त किया जाना ऐसे लोगों को, और क्या क्या इनको पदवियां दी गई वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा 11 लोगों को अपॉइंट किया गया 4 ऐसे डिपार्टमेंट्स में जो प्रमुख डिपार्टमेंट माने जाते हैं दिल्ली सरकार के, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फूड सेफ्टी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। ये दोस्त ये एक विन विन सिचुएशन थी आम आदमी पार्टी के लिए और करप्शन के नए द्वार खोलती हुई। क्योंकि आप सोच के देखिएगा, जब आप अपने ही वर्कर्स को किसी ऐसी जगह पे अटका देते हैं, लगवा देते हैं, तो वो तो जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम हो गया, क्योंकि लाखों की तनख्वाह उसको मिलनी शुरू हो गई। तो अब ऐसे में वो आपका फेवर करेगा या निष्पक्ष रहेगा? जायज सी बात है, आम आदमी पार्टी ने अपने बंदे प्रमुख जगह पे सेट कर दिए और अपने ही बंदों को तनख्वाह देने लगे। किससे? सरकारी पैसे से। और वो काम किसका कर रहे थे? आम आदमी पार्टी सरकार का। दोस्तों, बड़ी विचित्र सी सिचुएशन है कि इतना सब होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता, खासकर आतिशी जी, कहती हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे LG साहब के इस डिसीजन के अगेंस्ट में। LG साहब इन लोगों को नौकरी से हटा नहीं सकते, जबकि वो जानती हैं कि ऑर्डिनेंस के बाद, नया बोर्ड बनने के बाद उनको ये ताकत है, ये राइट है कि वो ऐसा कर सकती हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये काम उन्होंने पहली बार नहीं किया। पहली बार नहीं है कि जब ऐसे स्पेशलिस्ट को सेट किया गया है LG द्वारा, क्योंकि अप्रैल 2018 में भी जब LG साहब, अनिल बैजल जी ने भी कुछ अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की थी। कितनी? 9 लोगों की, जो कि एडवाइजर और कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इनमें सबसे प्रमुख कौन थी? आतिशी जी। आतिशी जी जो उस समय एज ए कंसल्टेंट काम कर रही थी, एडवाइजर काम कर रही थी टू नन अदर देन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। अब आप समझ पा रहे हैं इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और ये जो लेटेस्ट स्कैम इस समय खुलासा कर रहे हैं हम आपके साथ, ये लेटेस्ट स्कैम आम आदमी पार्टी के घोटालों में एक नया अध्याय है, जहां पे वो अपनी पार्टी का काम अपने कार्यकर्ताओं से करवा रहे हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नौकरी दिलवा के और आपके और मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से गवर्नमेंट सैलरी उनको दिलवा के ये कहीं ना कहीं लूट करने का नया नया तरीका जो आम आदमी पार्टी की सरकार ढूंढ के खोज के लेके आती है। सच में हैरानी होती है कि आखिर कितने ऐसे तरीके और हैं इनके पास, जो हर थोड़े दिन में एक नया तरीका हमें जानने सुनने को मिलता है। हमारी तो LG साहब से यही गुजारिश है कि LG साहब, इसकी बहुत अच्छे से आप तहकीकात कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, इस बीमारी की जड़ तक जाइए और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का जो आपका दृढ़ संकल्प है, दिल्ली की गंदगी को साफ करने का जो आपका संकल्प है, उसको पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।